अगर वही 2-3 ड्रॉप अगर हम लोग बफर में एसिड या बेस डालते हैं तो पीएच में कोई खास चेंज नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा चेंज अगर करेगा तो 0.05 या 0.1 इतने ही में प्लस माइनस चेंज होता है। सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड बफर मिक्सचर। ओके, बफर मिक्सचर इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। बफर मिक्सचर इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, एसिडिक बफर and basic buffer. Acidic buffer and basic buffer. What is the acidic buffer? It is a mixture of weak acid plus the salt of weak acid with strong base. Weak acid plus the salt of weak acid with strong base. जैसे for example acetic acid weak acid है और इसका salt with the strong base क्या होगा? CH3COONA। ये बफर बन जाएगा इन दोनों का मिक्सचर। या अगर हम NaCN ले लिए प्लस HCN ले लिए, जो एसिड ले रहे हो उसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो असीटेट या साइनाइड का सॉल्ट सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ। खैर इट कैन बी फॉर्मिक एसिड टेकन अलोंग विथ फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो बेसिक एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, NaCN प्लस HCN, HCONA प्लस Na, HCONA प्लस HCOH। जो एसिड है उसी का अपना सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ऐसे बफर को हम लोग कहते हैं एसिडिक बफर, जिसका कंपोनेंट में क्या आ जाता है? एसिड। बेसिक बफर इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ वीक बेस NH4OH और साथ में हम लोग ले लिए उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl। इन जनरल हम लोग बोल सकते लेट द वीक बेस इज BOH टाइप और इसका सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी BCl टाइप। Such kind of buffer will be called as basic buffer. Basic buffer is made up of weak base and its salt with the strong acid. अब देखो, नाम भले ही एसिडिक बफर है लेकिन its pH can be greater than 7, its pH can be less than 7. नाम भले ही बेसिक बफर है लेकिन इसका pH जो होगा बफर का it can be greater than 7, it can be less than 7. ये pH रिलेटेड वर्ड नहीं है एसिडिक और बेसिक, ये कंपोनेंट रिलेटेड वर्ड है। अगर बफर में वीक एसिड है तो वो एसिडिक बफर कहलाता है, अगर बफर में वीक बेस है तो वो बेसिक बफर कहलाता है। एसिडिक या बेसिक बफर का pH कैन बी ग्रेटर देन 7 और इट कैन बी लेस देन 7। खैर, अब ये ऐसा मिक्सचर क्यों बिहेव करता है pH को रेजिस्ट करने का, वो हम आपको बता देंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन उसके पहले एक टर्म लिखिए जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। उसके पहले एक टर्म लिखिए कॉमन आयन इफेक्ट। The decrease in the degree of dissociation. The decrease in the degree of dissociation. The decrease in the degree of dissociation of any weak electrolyte. The decrease in the degree of dissociation of any weak electrolyte. The decrease in the degree of dissociation of any weak electrolyte due to the presence of any common ion, due to the presence of any common ion, whether cation or anion, in the solution is called common ion effect. In the solution is called common ion effect. जैसे
मान लो ये वाटर है, वाटर में हम लोग सीधे सीधे सिर्फ HA एक वीक एसिड ले रहे हैं विच इज C मोलर. C मोलर इज टेकन इन वाटर. और दूसरा कंडीशन इमेजिन करो कि इस वाटर में पहले से ही कुछ A माइनस प्रेजेंट था, C प्राइम मोलर A माइनस पहले से ही प्रेजेंट है और उसमें ही हम लोग ले रहे सेम एसिड C मोलर. तो यहां HA क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड. HA क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड. HA को वाटर में लेंगे तो वो भी ब्रेक करेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. और HA को हम लोग सेकंड कंडीशन में लेंगे जहां उसका अपना आयन पहले से ही मौजूद था C मोलर, C प्राइम मोलर, और वहां पर भी ये ब्रेक करेगा. तो दोनों जगह देखो हम लोग कैसे लिखेंगे. यहां पर तो सीधे लिख देंगे HA विल ब्रेक अप एज H प्लस प्लस A माइनस. C था तो C इंटू 1 माइनस अल्फा गिविंग C अल्फा एंड C अल्फा लिखेंगे ना यहां पर. और यहां का K जो होगा वो C स्क्वायर या C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख देंगे. लेकिन इस केस में जब हम लोग ब्रेक करेंगे HA को H प्लस प्लस A माइनस में, A माइनस पहले से ही प्रेजेंट है C प्राइम. अब ये लिखे C इंटू 1 माइनस अल्फा प्राइम गिविंग C अल्फा प्राइम, C प्राइम प्लस C अल्फा प्राइम. C अल्फा प्राइम तो आया, लेकिन अब ये C प्राइम प्लस C अल्फा प्राइम ऐसे लिखेंगे ना हम लोग. तो इस केस में K क्या हो जाएगा? अल्फा प्राइम इंटू 1 प्लस अल्फा प्राइम, अल्फा प्राइम इंटू C प्राइम प्लस C अल्फा प्राइम डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्राइम. ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे. C कट जाएगा एक. क्लियर है? अगर कोई कटायन और अनायन इलेक्ट्रोलाइट का पहले से ही मौजूद अगर है सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है. दिस अल्फा प्राइम विल बी डेफिनेटली मच लेस देन द अल्फा विच यू आर गेटिंग देयर. और इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट. अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी कटायन और अनायन सोल्यूशन में पहले से मौजूद हो, जिस कारण से इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता? कम, उसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. H3PO4 जब पहले स्टेप में H प्लस दे दिया तो H2PO4 दूसरे स्टेप में H प्लस नहीं के बराबर देगा. इसीलिए तो ट्राइप्रोटिक का K3 वेरी वेरी मच लेस देन K2 वेरी वेरी मच लेस देन K1 होता है, क्योंकि पहले स्टेप में जो H प्लस आना था वो आ चुका है. अब H प्लस आ गया तो दूसरे और तीसरे पे तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है. तो दूसरा और तीसरा स्टेप में H प्लस हम लोग को उतना नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. पहले से ही कोई कटायन या अनायन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन में मौजूद है तो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. ये कॉपी कर लिए. हम लोग इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा प्राइम विल बी वेरी वेरी मच लेस देन अल्फा. जैसे यहां पर लेट अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, अल्फा क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ K बाई C. मान ले K दे रखा है 10 to the power -5 और C जो है वो 0.1 मोलर है. K दे रखा है 10 to the power -5 जो कि नॉर्मली होता है एसिड्स का, और हम कंसंट्रेशन C ले लिए 0.1 मोलर. इसका वैल्यू कितना आ रहा? नियरली 10 to the power -2. अगर यही काम हम लोग यहां पर करें कि अल्फा प्राइम तो कम होगा ही होगा, अल्फा प्राइम भी घटा दिए हम लोग. क्लियर? और यहां से C प्राइम के जगह जो C अल्फा प्राइम है ये वाला, जैसे मान लो यहां लिखते C माइनस एक्स गिविंग X एंड X, तो यहां C प्राइम प्लस X आता. X को भी अगर हम हटा दिए तो यहां पर अल्फा प्राइम क्या आ रहा है? ये आएगा K अपॉन C प्राइम, K अपॉन C प्राइम. मान ले K 10 to the power -5 है और C प्राइम हम ले लिए 0.1 या 0.2, यहां पर कितना आ रहा है? 10 to the power -2. एनीवे इट कैन बी ऑब्जर्व. ये प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम लोग वैल्यू बिठा के चेक जरूर कर सकते हैं कि भाई अल्फा प्राइम और अल्फा में क्या रिलेशन है. तो किसी भी कॉमन आयन के प्रेजेंस के वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का घटना, उसको हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. अब
बेसिक बफर, एसिडिक बफर पीएच का चेंज को किस तरीके से रेजिस्ट करता है? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रहे पीएच का चेंज हम लोग रेजिस्ट जो बोल रहे हैं, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस। मान लो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में क्या क्या मौजूद है? CH3COOH मौजूद है और CH3COO मौजूद है। मान लो इस एसिड का कंसंट्रेशन है A मोलर और इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन है से C मोलर, ठीक है। अब इसमें लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड, लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड। HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है, 3-4 ड्रॉप हम लोग HCl डाल दिए। अगर हम लोग HCl डाल दिए तो एसिड के साथ रिएक्ट कभी नहीं करेगा, लेकिन ये सॉल्ट जरूर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्ट में वीक आयन है और वीक आयन का H+ गेट करने का टेंडेंसी है, इसी कारण से उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तुरंत क्या होगा कि CH3COONA प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके बना लेगा CH3COOH प्लस NaCl। अगर ये डेल्टा था और ये C था, फाइनली ये 0 हो जाएगा, C माइनस डेल्टा डेल्टा। सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड बना दिया तुरंत। तो अब बफर में क्या बच गया? A प्लस डेल्टा एसिड और C माइनस डेल्टा क्या बच गया? सॉल्ट। देखो ये दोनों के दोनों वीक स्पीशीज है, ये एसिड भी बहुत वीक है और ये सॉल्ट में जो आयन है वो भी बहुत वीक है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज को डाले, अगर ये स्ट्रॉन्ग स्पीशीज रहा ही नहीं तो फिर पीएच में कोई चेंज आएगा क्या? तुम खुद सोचो कि अगर ये एसिड था 0.5 मोलर और ये हो गया 0.6 मोलर, तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा पीएच में? कोई फर्क पड़ेगा पीएच में? √K/C पहले भी लगाते थे, √K/C हम अभी भी लगाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बफर में जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग स्पीशीज जाता है, वो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज तुरंत रिएक्ट करके एक वीक स्पीशीज तैयार कर देता है। ये गया अंदर जरूर, लेकिन रिएक्ट करके कैसा स्पीशीज तैयार कर दिया? वीक स्पीशीज। देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच। ये फील कर रहे हो? मैथमेटिकली भी देखेंगे। जब स्ट्रॉन्ग स्पीशीज रह ही नहीं रहा है वहां पर, या स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करके वीक स्पीशीज तैयार कर दे रहा है, तो पीएच में कोई खास चेंज आएगा? अगर एक सॉल्ट 0.5 मोलर था 0.4 मोलर हो गया, पीएच में चेंज आएगा? एक एसिड 0.5 मोलर था 0.6 मोलर हो गया, पीएच में चेंज आएगा? कभी नहीं। समझ में आ रहा है? सिमिलरली लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ सम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज एडेड। जैसे ही बेस आया तुरंत वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये बेस रिएक्ट नहीं करता तो पीएच में जंप आ जाता, जैसे हम लोग प्योर वाटर में रखते हैं। लेकिन जैसे ही डेल्टा क्वांटिटी का NaOH आया तो इस बार रिएक्ट करने के लिए कौन तैयार है? एसिड। ये एसिड रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा सॉल्ट CH3COONA प्लस ऑफ वाटर। एसिड था A मोलर, डेल्टा 0 हो गया, ये A माइनस डेल्टा, ये बन गया डेल्टा। अब बफर या अब बीकर में क्या क्या प्रेजेंट है? एसिड A माइनस डेल्टा हो गया और सॉल्ट कितना हो गया? C प्लस डेल्टा। अभी भी ये वीक एसिड और सॉल्ट का ही मिक्सचर है, अभी भी ये वीक एसिड और सॉल्ट का ही मिक्सचर है। डेफिनेटली देयर विल बी नो चेंज, नियरली नो चेंज इन द पीएच, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज बीकर में आते ही तुरंत रिएक्ट करके वीक स्पीशीज में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन में जरा सा वेरिएशन करने से पीएच में कभी भी चेंज नहीं आता। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच निकालो और 0.2 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच निकालो, आप खुद देख लोगे कि क्या पीएच आ रहा है। 0.1 मोलर में अगर हम 10⁻⁵ मान के चल रहे हैं तो 0.1 मोलर में आएगा पीएच 3 और 0.2 मोलर में 0.2 इंटू 10⁻⁵ करके स्क्वायर रूट लोगे। इज इट क्लियर? तो वो आ जाएगा पीएच हो सकता है 2.9। तो 3 और 2.9 में हम ज्यादा अंतर नहीं मानेंगे। वाटर और बफर में यही अंतर था कि वाटर में जो हम लोग बेस या एसिड ले रहे थे वो वहां एग्जिस्ट कर रहा था, जिस कारण से पीएच में ड्रास्टिक चेंज हो रहा था। लेकिन बफर में जो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करके तुरंत वीक स्पीशीज क्रिएट कर देता है। देयरफॉर द पीएच रिमेन्स कांस्टेंट।
सिमिलरली अगर हम लोग बेसिक बफर की बात करें, बेसिक बफर लेट इट इज मेड अप ऑफ NH4OH से C मोलर और NH4Cl लेट इट इज A मोलर, let delta quantity of HCl is added, delta quantity of HCl is added. जैसे ही HCl आएगा एसिड तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करेगा, NH4OH के साथ वो HCl रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4Cl प्लस ऑफ वाटर, खत्म. डेल्टा था, C था, ये C माइनस डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा. अब बेस हो गया C माइनस डेल्टा और सॉल्ट हो गया A प्लस डेल्टा. कोई खास चेंज नहीं, अभी भी वीक ही है दोनों, स्ट्रांग बचा ही नहीं. लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ NaOH इज एडेड, लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ NaOH इज एडेड, तो उस केस में NH4Cl रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ, क्योंकि NH4 प्लस एक वीक आयन है जिसका हमेशा टेंडेंसी है OH माइनस लेने का, इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं. तुरंत ही NaOH का OH लेकर NH4OH प्लस NaCl बना दिया, डेल्टा आया, A था, A माइनस डेल्टा, डेल्टा, ये C प्लस डेल्टा हो जाएगा और ये A माइनस डेल्टा हो जाएगा, कोई खास चेंज नहीं. सो इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ बफर मिक्सचर एनी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस. हाँ, अब तुम देखो ये जो स्टेटमेंट था वो वैलिड क्या था, डेल्टा बहुत कम. अगर हम यहां पे A मोलर लिए, NaOH भी A मोलर ले लेते, एसिड ही खत्म हो जाता, एसिड खत्म हो जाता, सिर्फ सॉल्ट बचता. वो बफर ही जब नहीं रहा तो फिर हम लोग उसका बात नहीं करेंगे. बहुत थोड़ा क्वांटिटी में जो पानी में जो ड्रास्टिक चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, वो चेंज बफर में नहीं होता है. इसी चीज को कहते हैं बफरिंग मैकेनिज्म. व्हाट इज बफरिंग मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म विच एक्सप्लेन्स why the pH is not changing drastically. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज आए एसिड या बेस, वो बफरिंग कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके वीक स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण पीएच में कोई चेंज ऑब्जर्व खास नहीं होता. एसिडिक बफर, एसिडिक बफर मान लो हम बनाए हैं CH3COOH, कितना मोलर, A मोलर, और इट कंटेन्स CH3COONA दैट इज C मोलर. ठीक, नो डाउट यह कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, पहले से ही सॉल्ट मौजूद है, पहले से ही सॉल्ट का आयन मौजूद है, समझ में आ रहा? तो ये एसिटिक एसिड उतना डिसोसिएट करेगा? करेगा नहीं ना. अगर नहीं करेगा तो उसका H प्लस बहुत ही कम होगा. सॉल्ट पहले से ही मौजूद है, अगर ये एसिड 0.5 के बदले 0.6 हो जाएगा तो क्या बहुत ज्यादा H प्लस दे देगा? अभी भी कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है. ये भी एक कारण है कि पीएच में कोई खास चेंज नहीं होता, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर. ओके, CH3COOH फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, CH3COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस से. लेकिन असीटेट आयन पहले से ही मौजूद है, कितना, C. ये लिए थे A, लिखे A इंटू 1 माइनस अल्फा C प्लस A अल्फा, ये भी कितना है, A अल्फा. इक्विलिब्रियम Ka of the acetic acid will be equal to C plus A alpha into A alpha divided by A into 1 minus alpha. A कट गया, alpha into C plus A alpha divided by 1 minus alpha. अब हम ले रहे हैं एक approximation. The approximation is let C and A are fairly concentrated. fairly concentrated मतलब 10 to the power -1
या 10⁻⁻² ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे कि बफर को अगर हम डाइल्यूट कर दिए एक्सट्रीमली, इट विल नॉट रिमेन एज बफर। बफर को अगर हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट अगर कर दें तो वो बफर नहीं रह जाता है। समझ में आ रहा है? बफर इज अ कंसेप्ट which is valid only if the salt and the acid या salt and the base are fairly concentrated taken. And what is fairly concentrated? 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻2 के ऑर्डर में होना चाहिए मोलैरिटी। 0.1, 0.2, 0.5 या ज्यादा से ज्यादा 0.01, 0.02। लेकिन अगर 10⁻⁻3, 10⁻⁴ के ऑर्डर में हो गया, देन बफर का वो प्रॉपर्टी बफर वाला नहीं रह जाता है। हम लोग पीएच में बहुत ज्यादा चेंज ऑब्जर्व कर जाते हैं। क्लियर है? अगर ए और सी फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड अगर है, फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि ओस्टवाल्ड लॉ कहता है कि डाइल्यूट करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड था इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, और दूसरे में कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है। सीधे ये अल्फा को हटा है। अल्फा हाईली नेग्लिजिबल, एंड इफ अल्फा इज हाईली नेग्लिजिबल देन ए अल्फा इज ऑल्सो हाईली नेग्लिजिबल, देन वी विल बी लेफ्ट विथ के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू के बाई सी। देयरफॉर H प्लस कंसेंट्रेशन इन द बीकर is equal to A alpha. A alpha मतलब K into A by C। दोनों तरफ माइनस लॉग टू द बेस 10 ले लो, ये बन जाएगा pH is equal to pKa प्लस लॉग टू द बेस 10। पहले तो ये A by C, और A क्या है? नहीं, माइनस लॉग टू द बेस 10 लिए A by C, तो माइनस अंदर ले लिए तभी तो प्लस आया, तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा? C बाई ए। व्हाट इज C? pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर? दूसरा तरीका लिखने का, pH इज ऑलवेज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of X minus divided by concentration of HX। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन माने क्या? सोडियम असीटेट का, लेकिन ध्यान रहे बेसिकली वो असीटेट आयन का कंसेंट्रेशन है। जैसे हाइड्रोलिसिस में पढ़ाए थे ना कि log to the base 10 C क्या था? आयन का कंसेंट्रेशन था, सीधे सॉल्ट का नहीं। अगर हम असिटिक एसिड के साथ बेरियम असीटेट अगर ले लेंगे ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कंसेंट्रेशन ऑफ द X माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HX। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन थोड़ा सा मैथमेटिकली सोच के देखते हैं। पहले ये C बाई ए था, ये C बाई ए का लॉग था ना, ये सिर्फ रेशियो नहीं है, रेशियो का लॉग आ रहा टर्म में। क्लियर? मान लीजिए रेशियो 1.15 है, लेट इट इज 1.15, लॉग आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अगर कोई एसिड या बेस अगर डाल दिए और रेशियो बन जाए C प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई A माइनस डेल्टा, मान ले रेशियो हो गया 1.8। अब मान लो हम एसिड या बेस डाले और यहां पर रेशियो चेंज कर गया, पहले C बाई ए था, अब C प्लस डेल्टा अपॉन A माइनस डेल्टा हो चुका है, रेशियो बढ़ गया 1.15 से चला गया 1.6 तक। तो लॉग अब फिर से 1.6 का अगर हम लेंगे तभी भी तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो क्या रिजल्टेंट पीएच में कोई खास चेंज आएगा? सिर्फ पॉइंट्स में चेंज आएगा, ज्यादा से ज्यादा 0.1 0.2 में। समझ में आ रहा है? pH of buffer practically never changes. Theoretically changes, but practically never changes. pH of buffer is always assumed to be constant.
Similarly, we can treat for basic buffer. That is A molar. Same treatment, BOH ब्रेक करेगा B प्लस प्लस OH माइनस में अपने KB के अनुसार, जिसमें B प्लस पहले से ही मौजूद है A और ये लिए C, तो ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा A प्लस C अल्फा, यहां C अल्फा ली. KB will be equal to alpha into A plus C alpha divided by 1 minus alpha. Again, let A and C are fairly concentrated. So alpha will be very very much less than 1. C alpha will be very very much less than A. दोनों को हटा दिए. A alpha आ गया KB, alpha आ जाएगा KB upon A. Therefore, OH minus का concentration, OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है? C अल्फा. तो KB इंटू C अपॉन A, टेकिंग माइनस log टू द बेस 10 बोथ साइड. POH will be equal to PKB plus log to the base 10 A by C, या लिखेंगे POH will be equal to PKB plus log to the base 10 A सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन वीक बेस का कंसंट्रेशन, या ज्यादा एक्यूरेटली POH will be equal to PKB plus log to the base 10 concentration of B plus divided by concentration of BOH. छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट, सिंस सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन रहे या सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन रहे, कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, वॉल्यूम कट जाएगा. मोल्स में काम कर या मिली मोल्स में काम कर, डायरेक्ट लॉग के अंदर मिलीमोल अपॉन मिलीमोल भी आ सकता है. लॉग के अंदर मिली इक्विवेलेंट अपॉन मिली इक्विवेलेंट भी आ सकता है, क्योंकि सॉल्ट का एंड फैक्टर और एसिड का एंड फैक्टर सेम होगा, क्योंकि सॉल्ट उसी एसिड का है. दिस विल हेल्प इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. यह भी इक्वेशन कहलाता है हेंडरसन इक्वेशन. तो ध्यान रखना है, एसिडिक बफर का हेंडरसन इक्वेशन pH है और बेसिक बफर का हेंडरसन इक्वेशन POH है. 14 माइनस POH करेंगे तो pH आएगा. चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, बिना वैल्यूज का एक्स वाई का. आप सिर्फ एक्सप्रेशंस बताइएगा कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे. कॉपी करो जल्दी.
CH3COOH और CH3COONA का बना हुआ। मान लो ये CH3COOH जो है वो X इक्विवेलेंट मौजूद है और सॉल्ट जो है वो Y इक्विवेलेंट मौजूद है ना। पहला बिट सवाल का, व्हाट इज द pH नाउ? व्हाट इज द pH नाउ? ओके, तुरंत बोलेंगे pKa प्लस log to the base 10 Y/X। ध्यान रखना एक बात, जब तक सॉल्ट और उसका एसिड मौजूद है मिक्सचर में तब तक वो बफर कहलाएगा और तब तक हम लोग हेंडरसन इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। चाहे जितना भी सॉल्ट हो, जितना भी एसिड हो, सॉल्ट एसिड या बेस सॉल्ट, अगर जब तक प्रेजेंट है तब तक हेंडरसन इक्वेशन वैलिड है, बफर मान के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। सेकंड, लेट Z इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज एडेड। Z लेस देन Y, pH बताओ। Z इज लेस देन Y, pH बताओ। क्यों वही रहेगा? हम तो थियोरेटिकली कैलकुलेट करेंगे ना। HCl जो डाले, HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? सॉल्ट के साथ कि एसिड के साथ? एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होता, सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा। CH3COOH plus HCl will react to form CH3COOH plus of NaCl। ये कितना इक्विवेलेंट था पहले? Y। HCl लिए Z, Z छोटा है Y से, लिमिटिंग रिएजेंट 0 माइनस Z, pH will be equal to pKa plus log to the base 10। अब सॉल्ट कितना हो गया? Y माइनस Z। एसिड कितना हो गया? X प्लस। जब तक सॉल्ट और एसिड मौजूद है तब तक बफर मानेंगे और बफर मिक्सचर में हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे। अभी भी इसको हम बफर मानते हुए ही, क्योंकि अभी भी सॉल्ट प्रेजेंट है, अभी भी एसिड प्रेजेंट है बीकर में, अभी भी हम लोग लगा रहे हैं बफर मिक्सचर। लेट Z इज इक्वल टू Y, टेल द pH। लेट Z इज इक्वल टू Y। तो अगर Z इज इक्वल टू Y तो बताइए इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? अब समझ आ रहा है? ये Y था, ये Z था, दोनों बराबर हो गए तो YZ बोलो, इतना क्वांटिटी में एसिड बचा। अब बीकर में क्या बचा है? CH3COOH। कितना इक्विवेलेंट? X प्लस Y बोल या X प्लस Z बोल। तो हम लोग का pH कैसे निकालेंगे? वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, है कि नहीं? तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि यार सबसे पहले तो हम लोग H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे। H प्लस कंसंट्रेशन होगा √K इंटू C, और C क्या होगा? X प्लस Y डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंट है। मिली इक्विवेलेंट और मिलीमोल बराबर n फैक्टर 1, मिलीमोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन ml दे देगा मोलारिटी, और उस मोलारिटी को यहां बिठाएंगे और उसके बाद हम लोग pH कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? ओके। इफ Z इज ग्रेटर देन Y, अब बीकर में क्या प्रेजेंट है? Z इज ग्रेटर देन Y। ये Y था, ये Z था, ये Z बड़ा है, तो अब ये हो जाएगा 0, एसिड बन गया Y और HCl बच गया Z माइनस। अब इस बीकर में बोलेंगे इट इज CH3COOH कितना? X प्लस Y इक्विवेलेंट, और इसमें HCl भी बचा हुआ है, Z माइनस Y इक्विवेलेंट। अब ये कौन सा केस बन गया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, जिसमें वीक एसिड को भूल जाओ, बताए थे ना, कॉमन आयन इफेक्ट। अकेला एसिटिक एसिड ही होता तो H प्लस बहुत कम देता, HCl अगर प्रेजेंट है तो HCl का H प्लस कॉमन आयन इफेक्ट कर देगा एसिटिक एसिड पे, तो एसिटिक एसिड से कोई H प्लस आएगा ही नहीं। C निकाल लिए, Z माइनस Y डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये किसका कंसंट्रेशन? HCl का, बोलो H प्लस का। अब निकालेंगे pH। समझ में आया? क्लियर है?
ओके, इसी एसिडिक बफर में लेट Z इक्वलेंट ऑफ NaOH इज एडेड। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? CH3COOH प्लस NaOH गिविंग CH3COONA प्लस वाटर। एसिड कितना था? X, लिए कितना? Z। ओके, फर्स्ट केस लेट Z इज लेस देन X। pH बता। क्या का 14? Z छोटा है X से, रिएक्ट कर गया X माइनस Z। सॉल्ट कितना बन गया? तो pKa प्लस log टू द बेस 10 y प्लस Z अपॉन। जब तक एसिड और सॉल्ट है तब तक वो बफर है, फिलहाल वो एसिडिक बफर है। हेंडरसन इक्वेशन वैलिड? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सेकंड केस लेट Z इज इक्वल टू X। नाउ टेल द pH। अब बीकर में क्या बचा है? अब बीकर में क्या बचा है? सिर्फ CH3COONA। कितना इक्वलेंट? Y प्लस X बोल या Z बोल। जब सिर्फ सॉल्ट हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। C निकाल लेना, Y प्लस X डिवाइडेड बाई V टोटल करके। pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log टू द बेस 10C। तीसरा केस लेट Z इज ग्रेटर देन X। अब बीकर में क्या है? तो बीकर में सॉल्ट भी है लेकिन साथ में NaOH भी है। NaOH कितना है? NaOH कितना है? Z माइनस X। सॉल्ट जितना भी हो, जब भी सॉल्ट के साथ कोई स्ट्रॉन्ग स्पीशीज रहे तो हाइड्रोलिसिस कंसिडर नहीं किया जाता। सॉल्ट को भूल जाओ, डिवाइडेड बाय V टोटल करके निकाल C। यही होगा OH माइनस कंसंट्रेशन। POH निकालेंगे और उसके बाद pH बताएंगे 14 माइनस ऑफ POH। जो ट्रीटमेंट हम लोग एसिडिक में किए, सिमिलरली वी कैन गो फॉर बेसिक। वो हम बता नहीं रहे, इसी टाइप से आगे बढ़ेगा। तो बेसिक में काम करोगे ना, तो जहां पे मिक्सचर ऑफ 2 एसिड आया वो मिक्सचर ऑफ 2 बेस बन जाएगा। जहां सॉल्ट ऑफ वीक buffer capacity, the tendency to resist the pH change, the tendency to resist the pH change। जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी। Tendency to resist the pH change, the tendency or a capacity to resist the pH change,
The tendency or a capacity to resist the pH change is called buffer capacity. The tendency to resist the pH change, the capacity to resist the pH change is called buffer capacity. Buffer capacity माने ताकत. हर इंसान के पास अलग अलग ताकत है रेजिस्टेंस के लिए, वैसे ही बफर के पास भी अलग अलग ताकत होता है पीएच का चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, है ना. तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि सेम बफरिंग कंपोनेंट यूज करके वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ बफर. जैसे बफरिंग कंपोनेंट किसको कहते हैं? एसिड और सॉल्ट को. मान लो हम इस्तेमाल कर रहे हैं CH3COOH और CH3COONA, यही दोनों को इस्तेमाल करके हम बफर बना रहे हैं. हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बफर बना सकते हैं. हो सकता है कोई लिया 0.1 सॉल्ट, 0.2 एसिड, कोई दूसरा ले ले 0.2 एसिड, 0.1 सॉल्ट, 0.5 एसिड, 0.5 सॉल्ट. समझ में आ रहा? तो ये यूजिंग द सेम बफरिंग कंपोनेंट वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ बफर. इमेजिन कर, ये पहला कंटेनर है, बीच में 98 कंटेनर है, ये 100वां कंटेनर है. 100 बफर बना दिए हम. सेम ये दोनों को ही मिलाए हम हर जगह, लेकिन अलग अलग कंसेंट्रेशन. बफर बन गया, बहुत सारे बफर बन गए, 100 बफर बना दिए, लेकिन यूजिंग द सेम बफरिंग कंपोनेंट. सब में मैंने डेल्टा बी क्वांटिटी से NaOH डाला. सब में डेल्टा बी क्वांटिटी का NaOH डाला. सब में पीएच चेंज आया है थ्योरेटिकली, जो हम लोग पेन पेपर पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सब में पीएच चेंज आया होगा. एक ऐसा कंटेनर इसमें जरूर होगा जिसमें पीएच चेंज जो होगा मिनिमम होगा, और एक ऐसा भी होगा जिसमें पीएच चेंज मैक्सिमम होगा. जिस कंटेनर में पीएच का चेंज मिनिमम आया है, हम लोग बोलेंगे कि उस कंटेनर का बफरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम. समझ में आ रहा? बिकॉज बफर कैपेसिटी इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द पीएच चेंज. जिस कंटेनर में पीएच चेंज मिनिमम आया होगा, उस कंटेनर का बफर कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम. क्योंकि हमने हर कंटेनर में सेम क्वांटिटी का NaOH या सेम क्वांटिटी का HCl डाला था. हर जगह मैंने पीएच चेंज पाया. जहां पीएच का चेंज मिनिमम होगा, उसका बफर कैपेसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा. बस समझ में आ रहा है? CH3COOH, खैर इनिशियल पीएच विल बी, मान लो हम एक कंटेनर लिए रैंडमली, A मोलर था, C मोलर था, तो pH ऑफ दैट कंटेनर विल बी pKa प्लस log टू द बेस 10 C/A. जैसे ही इसमें मैंने डेल्टा बी क्वांटिटी का NaOH डाला, तो CH3COOH और NaOH में आपस में रिएक्शन हो गया. CH3COONA प्लस ऑफ वाटर बना. सॉल्ट पहले से C था, ये A था, और इसमें डेल्टा बी मिला है, ये 0 हो गया. माइनस ऑफ डेल्टा बी प्लस ऑफ डेल्टा बी. अब फाइनल पीएच कितना आया? फाइनल पीएच अभी भी बफर ही है, pKa प्लस log टू द बेस 10 C प्लस डेल्टा बी अपॉन A माइनस ऑफ डेल्टा बी. What was the change in the pH in that container? Delta pH final minus pH initial. तो इस इक्वेशन को माइनस करो. pK कट गया, log टू द बेस 10 C प्लस डेल्टा बी अपॉन A माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई C बाई A, मतलब बन जाएगा ये A बाई C. यह आया डेल्टा pH. थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, डेल्टा pH विल बी इक्वल टू log टू द बेस 10 C प्लस डेल्टा बी बाई C 1 प्लस डेल्टा बी बाई C, और ये A गया नीचे 1 माइनस डेल्टा बी बाई A. log को कन्वर्ट किए ln में, log को ln में. समझ में आ रहा है? 1 प्लस डेल्टा बी बाई C माइनस ऑफ ln 1 माइनस डेल्टा बी बाई A. Since delta B is a very small quantity compared to 2-3 ड्रॉप, 3-4 ड्रॉप की तो बात हो रही थी, तो डेल्टा बी बहुत क्वांटिटी कम है, तो इसका हायर पावर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट.
ln1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है कि नहीं? और हायर पावर को हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर x बहुत छोटा है तो, और ऑब्वियसली हमारा x बहुत छोटा है, डेल्टा b इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसका रखेंगे पहला टर्म 1/2.303 डेल्टा b बाई सी x पहला टर्म माइनस ऑफ माइनस ln1 माइनस एक्स का माइनस एक्स आएगा, माइनस और माइनस प्लस बन गया डेल्टा b बाई डेल्टा b बाई 2.303 ए सी ए प्लस सी। क्या कर रहे हो सर? बफर कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम लोग ये भी पता करेंगे कि किस कंटेनर का बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होता है। हम लोग बना तो लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ बफर, but it is important to find out in which container the buffer capacity is maximum. खैर, अब आपको इसी एक्सप्रेशन में निकालना है डेल्टा बी बाई डेल्टा पीएच। डेल्टा बी बाई डेल्टा पीएच क्या आ जाएगा? 2.303 AC अपॉन ए प्लस सी। और ध्यान रखना, ये डेल्टा बी बाई डेल्टा पीएच ही बफर कैपेसिटी कहलाता है। हर कंटेनर में मैंने सेम डेल्टा बी ऐड किया है कि नहीं? जिस कंटेनर में डेल्टा पीएच मिनिमम होगा उसका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा। डेल्टा बी बाई डेल्टा पीएच इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, एंड बफर कैपेसिटी का एक्सप्रेशन इज 2.303 concentration of acid, concentration of salt divided by concentration of acid plus salt। यही चीज अगर हम लोग डिराइव कर रहे होते बेसिक बफर के लिए, आया होता बेस इंटू सॉल्ट अपॉन बेस प्लस सॉल्ट। क्लियर? कॉपी करो। In any buffer, the sum of the concentration of buffering reagent बोलो या buffering component बोलो, is always a constant। कहने का मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन प्लस एसिड का कंसंट्रेशन किसी भी बफर का हमेशा कांस्टेंट होता है, या सॉल्ट का कंसंट्रेशन प्लस बेस का कंसंट्रेशन किसी भी बफर का हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे शुरू में मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया था जिसमें सॉल्ट सी था और एसिड ए था, तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया? सी प्लस ए। जैसे ही उसमें मैंने डेल्टा बी क्वांटिटी से कुछ चीज डाल दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? सी प्लस डेल्टा बी और ए माइनस डेल्टा बी। अभी भी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सी प्लस ए। हो सकता है कि हम एसिड डाले होते तो ऊपर माइनस डेल्टा ए तो नीचे प्लस डेल्टा है, क्योंकि हमको पता है कि एक घटता है तो दूसरा डेल्टा से बढ़ जाता है। हमेशा उनका सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इन एनी बफर द सम ऑफ द बफरिंग रिएजेंट या बफरिंग कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम लोग बफर कैपेसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ले ले या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ले ले, जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो प्लॉट करते हैं, वो प्लॉट बिल्कुल इस तरीके का बनता है। द प्लॉट कम्स लाइक दिस, एंड डेफिनेटली एट वन पॉइंट the buffering capacity is
मैक्सिमम, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम निकालेंगे। तो ध्यान रखना, द डी ऑफ द बफर कैपेसिटी बाई डी टी निकालेंगे और उसे हम लोग पुट करेंगे। फिलहाल बफर कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? बफर कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या है बेटा? 2.303 एसिड ए सॉल्ट C माइनस K माइनस A डिवाइडेड बाय सॉल्ट प्लस एसिड। एक किसी एक के हिसाब से मान ले, A के हिसाब से या C के हिसाब से। सॉल्ट प्लस एसिड तो कांस्टेंट है, तो ये एसिड है तो सॉल्ट कितना? K माइनस, और ये तो K। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी ऑफ द बफर कैपेसिटी बाई डी ए विल बी इक्वल टू 2.303 बाई K, तो कॉमन हो गया। A K का क्या आएगा? K, और माइनस A स्क्वायर का क्या आएगा? जब इन जीरो पुट करोगे तो K माइनस 2A इज इक्वल टू 0, सो A विल कम K by 2. If A is K by 2, then C will be also K by 2 because C is K minus A. तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कौन से बफर का बफर कैपेसिटी मैक्सिमम? जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट is equal to the concentration of the base या acid, then buffer capacity is maximum। अगर बेसिक बफर में बात करेंगे तो when the salt concentration becomes equal to base concentration, जब salt और base का concentration बराबर हो जाए या सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो उस केस में बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है? और उस मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाले का पीएच कितना होगा? पीएच कितना होगा? तो लॉग के अंदर सॉल्ट अपॉन एसिड तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। लॉग 1 0, तो क्या बचेगा? पीएच विल बी इक्वल टू समझ में आ रहा बात? क्लियर? अब देखो, अब तक जो हम लोग बफर जो पढ़ रहे थे वो मोनोप्रोटिक एसिड और उसी का अपना सॉल्ट। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब HA टाइप का एसिड और NaA टाइप का बेस सॉल्ट, या BOH टाइप का बेस और BCl टाइप का सॉल्ट, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। क्लियर? H3PO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaH2PO4 प्लस ऑफ वाटर। सिमिलरली NaH2PO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Na2HPO4 प्लस ऑफ वाटर। Na2HPO4 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और बनाएगा Na3PO4 प्लस ऑफ वाटर। समझ में आ रहा? ठीक, ये भी वीक एसिड है, ये वीक एसिड का ही ये सॉल्ट भी है। जो पहले स्टेप में सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो दूसरे स्टेप में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इमेजिन कर एक कंटेनर जिसमें H2PO4 माइनस हो और H3PO4 हो, क्या ये बफर नहीं है? अरे जब X माइनस था और HX था तो बफर था। X माइनस कॉमन आयन हो गया ना,
HX के लिए। उसी तरीके से ये कॉमन आयन हो गया H3PO4 के लिए। रिमेंबर, सॉल्ट और एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। सॉल्ट और एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए, और वो एक हाइड्रोजन ज्यादा किस में होना चाहिए? एसिड में। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो अ बफर, और इस बफर पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 NaH2PO4 salt upon acid। समझ में आ रहा? एक थोड़ा सा सोच के देखो, आखिर X माइनस और HX बफर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये स्टेबल है। अगर ये X माइनस यहां से H प्लस लिया भी तो इसे X माइनस और HX बना देगा। तो एनीवे द कंपोनेंट विल रिमेन स्टेबल। समझ में आ रहा? अगर हम X माइनस और HY ले लेते, विल इट बी अ बफर? नो। वाई? कॉन्टिन्यूअस चेंज मारेगा। वो कभी कभी Y माइनस और HX दिखेगा, और कभी कभी X माइनस और HY दिखेगा। समझ में आ रहा बात? सेम वे H2PO4 माइनस का टेंडेंसी H प्लस गेन करने का है। वो यहां से अगर H प्लस गेन कर भी लिया तो H3PO4 और H2PO4 माइनस ही बचेगा। इट विल बी अ बफर। ओके, माय क्वेश्चन इज कि अगर हम इसे और इसे ले लें तो क्या ये बफर कहलाएगा? मान लो हम H3PO4 ले लिए और Na2HPO4 ले लिए, विल इट बी अ बफर? नो। रीजन? HPO4 2 माइनस, यहां से H प्लस निकाला, खुद को किसमें कन्वर्ट कर देगा? H2PO4, और इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? H2PO4। अल्टीमेटली ये दोनों को लोगे ना तो बीकर में बच जाएगा Na2NaH2PO4। दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट। ये बफर रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा बात? ये क्या लिखे समझ में आया? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब के किसका? एसिड का। ये एसिड की तरह कौन से स्टेप में बिहेव करता है? पहला, pK1। सिमिलरली, इफ आई टेक this as a salt, this as a acid, मतलब HPO4 2 माइनस और साथ में लिए H2PO4 माइनस, ये भी तो स्टेबल रहेगा यार। ये इसमें से H प्लस लिया तो खुद को H2PO4 माइनस और अगले को HPO4 2 माइनस, इट विल रिमेन स्टेबल। एसिड और सॉल्ट में एक ही हाइड्रोजन का अंतर है ना। ये एसिड है, इसी का अपना सॉल्ट है, दोनों में एक हाइड्रोजन का गैप है। बफर। एसिड कौन? ये। सॉल्ट कौन? pH विल बी इक्वल टू pK प्लस log टू द बेस 10 Na2HPO4 डिवाइडेड बाय NaH2PO4। ये एसिड है, ये सॉल्ट है। Ka एसिड का, ये एसिड की तरह कौन सा स्टेप में बिहेव करता? एंड द लास्ट, if we take Na3PO4 and Na2HPO4, अगर इन तीनों को ले ली, दोनों को ले लिए, ये भी बफर ही है। PO4 एक H प्लस लिया, खुद को HPO4, अगले को PO4 3 माइनस, स्टेबल। अगेन pH will be equal to pK3 plus log to the base 10 Na3PO4 divided by Na2HPO4। समझ में आया? ये जरूर नोट कर लेना कि ये दोनों को लेंगे तो इफेक्टिवली इट इज दिस। सवाल पूछा, फाइंड द pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ H3PO4 एंड Na2HPO4, इक्विमोलर मिक्सचर। तो इक्विमोलर अगर है, आपस में रिएक्ट करके ये दे देगा, और इसका pH क्या होता? pK1 प्लस pK2/2। आंसर।
समझ में आ रहा बात? क्लियर है? H2CO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaHCO3 प्लस वाटर। फिर NaHCO3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस वाटर। तो ध्यान रखना, ये और ये बफर, नीचे ये दोनों और नीचे ये दोनों जो है ना, सॉरी, ये ऊपर के ये दोनों जो है, ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड H2CO3, and our blood is a buffer, acidic buffer of pH 7.2. समझ में आ रहा है? इन दोनों के बफर में pK1 आएगा, इन दोनों के बफर में pK2। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर हम लोग H2CO3 और Na2CO3 का मिक्सचर ले लें तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट लेगा यहां से एक H प्लस, बाइकार्बोनेट, ये भी बाइकार्बोनेट, अल्टीमेटली दिस टू मिक्सचर इज इक्वलेंट टू 2NaHCO3, रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों आपस में बफर नहीं हो सकते। ठीक है? इतना पूरा रिवाइज करके आना, अगली क्लास में हम लोग सवाल करेंगे।